Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम टेस्ट नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। राजस्थान जीके की जो एमसीक्यू चल रही थी, जो स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए, रीट 2022 के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, इन सभी के लिए जो भर्ती के लिए हमने जो टेस्ट सीरीज चला रखी है, उससे संबंधित आज हमारा टेस्ट नंबर 10 होगा, जिसमें कुल 45 प्रश्न होंगे, जिनके चार ऑप्शन को मैं बड़े ही एनालिसिस के साथ आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये टॉपिक हमारा जो आपके क्वेश्चन होंगे ये होंगे आपके वन जीव जंतु एवं जैव विविधता संबंधी जो टॉपिक है उससे संबंधित 45 प्रश्न होने वाले हैं। देखिएगा, बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे आप हर एक वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए प्यारे साथियों, जो विद्यार्थी इस चैनल के माध्यम से मैथ को पढ़ना चाहता है वो मैथ भी पढ़ सकता है, और जीके की आपको पता है कि पर डे ही आपकी जीके और मैथ की टेस्ट सीरीज आपको अपलोड करवा दी जाती है, और साथ में आपको साइकोलॉजी और हिंदी की भी आपकी बहुत जल्दी अपलोड करवा देगी, अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो। चलिए देखते हैं आपका पहला जो क्वेश्चन आज का क्या है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपका ये कुछ इस प्रकार है। देखो, वन सुरक्षा, वानिकी विकास, वन अनुसंधान व वानिकी लेखन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति व संस्थानों को पुरस्कृत करने हेतु अमृता देवी पुरस्कार के नाम से राजस्थान सरकार ने एक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रारंभ किया। बताइए। देखो, वन सुरक्षा, वानिकी विकास, वन अनुसंधान व वानिकी लेखन के उत्कृष्ट कार्य के लिए जो पुरस्कार दिया था अमृता देवी सरकार ने, अमृता देवी पुरस्कार राजस्थान सरकार प्रतिष्ठित प्रारंभ जो पुरस्कार प्रारंभ किया गया था वो कब किया गया था? बताइए। 1981 में, 1991 में, 1994 में, 1995 में। बताइए प्यारे साथियों। तो ध्यान रखना, ये जो शुरुआत की गई थी इसकी की गई थी 1981 में। कब की गई थी? 1981 में। कहाँ की गई थी? जोधपुर में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन राइट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, वर्तमान युग में भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु प्रथम संहिताबद्ध कानून वन पक्षी सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? देखो, भारत में ना जो वर्तमान युग के वन्य पक्षियों की कह सकते हैं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु जो प्रथम संहिताबद्ध कानून बनाया गया था, जिसका नाम था वन्य पक्षी सुरक्षा अधिनियम, में कब बनाया गया था? 1997, 1697 में, 1883 में, 1787 में और 1987 में। बताइए प्यारे साथियों, कब बनाया गया? तो ध्यान रखना, ये जो अधिनियम बनाया गया था ये बनाया गया था 1687 में। कब बनाया गया था? 1687 में। कब बनाया गया था? सॉरी, 1697 में ये बनाया गया था। राइट, 1697 में ये बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको लिख भी सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपने जो टॉपिक चल रहा है उससे संबंधित। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 3। सॉरी, डबल दूसरी बार 2 हो गया। चलो दूसरा ही क्वेश्चन दूसरी बार। देखो, हरित राजस्थान कार्यक्रम निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित? देखो, जो हरित राजस्थान कार्यक्रम है वो किस क्षेत्र से संबंधित? बताइए। कृषि विकास से, परिवहन विकास से, वन विकास से, चारागांव का विकास से। बताइए, जो हरित राजस्थान कार्यक्रम है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? प्यारे साथियों, ये जो संबंधित है वह कृषि विकास क्षेत्र से। किससे? कृषि विकास क्षेत्र संबंधित है। और आपसे पूछा जाए कि हरित राजस्थान कार्यक्रम का लोकार्पण कब किया गया था, तो आप लगा सकते हो 18 जून 2009 को किया गया। कब किया गया? 18 जून 2009 को इसको लोकार्पण किया गया था। ये भी आप ध्यान रखना, कब किया गया था? 18 जून 2009 को किया गया था हरित राजस्थान कार्यक्रम का, जो कि कृषि विकास से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आता हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न आता है। देखो, निम्न में से किस स्थान पर स्मृति वन विकसित किया गया है? देखो, निम्न में से किस स्थान पर स्मृति जो हमारा वन था वो किस स्थान पर किया गया? देखो, स्मृति वन को ही देखो कपूरचंद कुलिस वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपूरचंद कुलिस वन भी इसको बोला जाता है। कपूरचंद कुलिस वन इसको बोला जाता है। कपूरचंद कुलिस वन भी इसको बोला जाता है। ये ध्यान रखना, जो स्मृति वन है इसको ही कपूरचंद कुलिस वन भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि इसका लोकार्पण कब किया गया था, तो आप लगा सकते हो 10 दिसंबर 2007 को। कब किया गया था? 10 दिसंबर 2007 को इसका लोकार्पण किया गया था। और ध्यान रखना, हरित राजस्थान जो कार्यक्रम उसका लोकार्पण किया गया था 18 जून 2009 को। कब किया गया था? 18 जून 2009 को। ये भी आप ध्यान रखना। और आप जो स्मृति वन कह सकते हैं या फिर कपूरचंद कुलिस वन कह सकते हैं, इसका जो लोकार्पण 10 दिसंबर 2007 को किया गया था। लेकिन किस स्थान पर किया गया था? तो प्यारे साथियों, ये किया गया था झालाना जयपुर। कहाँ किया था? झालाना जयपुर में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखिए। झालाना जयपुर में किया गया था, ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा। देखो, और मैं आपको बता दूं, जो आपके ये ऑप्शन के हिसाब से देखो, माउंट आबू में आपका अभ्यारण्य है, माउंट आबू अभ्यारण्य है। कुलधरा जैसलमेर, ये कुलधरा गांव जैसलमेर में। और तबीजी आपका मसाला अनुसंधान केंद्र जो कि अजमेर में। राइट,
चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका आता है, राजस्थान में बीडी उद्योग में आने वाला वृक्ष है। देखो राजस्थान में जो बीडी उद्योग में जो आता है वो कौन सा वृक्ष है, बताइए। जो राजस्थान में बीडी उद्योग में कौन सा वृक्ष काम आता है? तेंदू, सालर, सागवान, धोकड़ा, बताइए प्यारे साथी कौन सा है। तो देखो जो राजस्थान में बीडी उद्योग में काम आने वाला जो वृक्ष है वो है भाई तेंदा। तेंदू कौन सा वृक्ष है? तेंदू का वृक्ष होता है, वो बीडी बनाने में काम आता है। अब ये राजस्थान का तेंदू वृक्ष पाया कहाँ जाता है? तो ध्यान रखना, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना, दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है। और देखो धौकड़ा राजस्थान के 50% भाग पर वन पाए जाते हैं, 50% भाग पर राजस्थान के धौकड़ा पाए जाते हैं। सागवान वन आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। और सारल को ही सागवान बोला जाता है, ये ध्यान रखना, सालर को ही सागवान बोला जाता है, राइट। जो आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा वो तेंदू का वृक्ष बन जाएगा, जो कि तेंदू के जो वृक्ष होते हैं वो दक्षिण पूर्व राजस्थान में पाए जाते हैं। और ध्यान रखना धौकड़ा के जो वन पाए जाते हैं वो भी आपके दक्षिण पूर्व राजस्थान में पाए जाते हैं और राजस्थान के 50% भाग को घेरे हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 5। राज्य में वनों की सुरक्षा रखने की योजना सर्वप्रथम जोधपुर नरेश ने कब बनाई? देखो जो वनों की जो सर्वप्रथम जो सुरक्षित वन रखने के लिए जो योजना बनाई गई थी वो जोधपुर नरेश ने बनाई थी। अब कब बनाई गई थी ये आपको बताना है। तो बताइए 1910 में, 1911 में, 1912 में या 1913 में, बताइए वो कब बनाई गई थी जोधपुर नरेशों के द्वारा वन सुरक्षा योजना? तो ध्यान रखना वो बनाई गई थी 1910 में। कब बनाई गई थी? 1910 में। देखो ये प्रथम बार बनाई गई थी, जोधपुर नरेश द्वारा प्रथम बार बनाई गई थी जोधपुर रियासत द्वारा कि वनों की सुरक्षा होनी चाहिए, यानी कि सुरक्षित वन की योजना सर्वप्रथम जोधपुर ने बनाई थी 1910 में। लेकिन अगर आपसे पूछ जाए कि दूसरी योजना कब बनाई गई थी, तो ध्यान रखना दूसरी बार जो योजना बनी है कि दूसरी जो योजना बनी वो बनी 1935 में, अलवर डिस्ट्रिक्ट में बनाई थी। कौन से बनाई थी? अलवर ने बनाई थी। अलवर ने 1935 में ये अधिनियम या फिर कह सकते हैं हम ये योजना प्रारंभ की थी। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, राजस्थान में हरित जो कार्यक्रम जन सहभागिता के द्वारा वृक्षारोपण करने हेतु कब प्रारंभ किया गया था? ये मैं आपको देखो बता चुका हूँ अभी कि कब प्रारंभ किया गया था। अभी बताया था मैंने 18 जून, कब किया गया था? 18 जून 2009 को किया गया था, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछे जो स्मृति वन है उसका लोकार्पण कब किया गया था? स्मृति जो वन है उसका जो लोकार्पण किया गया था वो किया गया था भाई कब? 10 दिसंबर 2007 को। कब किया गया? 10 दिसंबर 2007 को, ये भी आप ध्यान रखना। और आपका जो हरित जो राजस्थान कार्यक्रम इसका लोकार्पण किया गया था वो किया गया था 18 जून 2009 को, ये भी आप ध्यान रखना, राइट। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न आता है 7 नंबर, क्या कहता है? देखो राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैव विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना करी? देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताओ कब करी? 2008 में, 2010 में, 2012 में, 2014 में। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो राजस्थान सरकार ने जो जैव विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य बोर्ड जैव विविधता बोर्ड की जो स्थापना करी थी वो 2010 में करी थी। कब करी थी? 2010 में। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 2010 में करी थी। और कहाँ पर करी थी ये भी मैं आप बता दूं, तो ये भाई जयपुर में करी थी। कहाँ पर करी थी? जयपुर में करी थी, जयपुर में करी थी। और देखो इम्पोर्टेंट इसमें बात क्या आती है भाई? इसमें इम्पोर्टेंट बात ये आती है, ये जो करी गई थी 14 तारीख को करी गई थी। कब करी थी? 14 तारीख को करी गई थी और 9वें महीने में करी गई थी। 9वां महीना था उसमें ये करी गई थी, राइट। आप इसको देख सकते हो, लेकिन 9वें महीना में 14 तारीख को कहाँ पर करी थी? जयपुर में। और 2010 को करी थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कहाँ पे करी गई थी, तो ये आपकी बोर्ड की स्थापना जयपुर में की गई थी, राइट। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? देखो भारत में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया था, ये आपको बताना है। बताइए 1962 में, 1970 में, 1972 में, 1982 में, बताइए कब किया गया था? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इससे आपको मैं 2 प्रश्न बताने वाला हूँ कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो ध्यान रखना ये किया गया था 1972 में। कब किया गया था? 1972 में यह अधिनियम किया गया था। लेकिन अभी 1972 में किया गया, लेकिन कब किया गया था? ध्यान रखना ये 9 सितंबर, यानी कि 9 सितंबर 1972 को ये भारत में लागू किया गया था। कहाँ पर किया गया था? ये भारत में लागू किया गया था। लेकिन राजस्थान में कब किया गया? राजस्थान में ये अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ध्यान रखना राजस्थान में ये नियम 1 सितंबर 1973 को किया गया था, ये भी आप ध्यान रखना। देखो
यही अधिनियम जो भारत में वन्य सुरक्षा अधिनियम जो बारिश कैसे किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये किया गया था 9 सितंबर 1972 को। कब किया गया था? 9 सितंबर 1972 को तो भारत में किया गया था, लेकिन राजस्थान में यही 1 सितंबर 1973 को किया गया था। ये आप ध्यान रखना, दोनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य? देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य, बताइए। अलवर में, आपके भरतपुर में, जयपुर में, या फिर सवाई माधोपुर में, बताइए आपके कहाँ पर है। तो प्यारे साथियों, ये जो आपका पड़ता है वो पड़ता है भरतपुर में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में जो राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ पर पड़ता है? वो आपके भरतपुर में पड़ता है। लेकिन देखो सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो राजस्थान के जो भरतपुर जिले में जो राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है केवला देव। क्या है? केवला देव। ये आप ध्यान रखना, केवला देव इसका क्या नाम है? केवला देव के नाम से इसको अभ्यारण्य को जाना जाता है। और ध्यान रखना, इसको इसी अभ्यारण्य को यूनेस्को ने शामिल किया गया था 1985 में। इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। किसमें? यूनेस्को में। यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था। कब? 1985 में। ये भी आप ध्यान रखना, 1985 में यूनेस्को में इसको शामिल किया, विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था। और इसी को रामसर साइट के नाम से भी जाना जाता है। इसको रामसर साइट के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था, रामसर साइट, रामसर साइट जो आपको किया गया था उसके साथ, या फिर रामसर कन्वेंशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और आपका दूसरा जो पाया जाता है वो आपको पाया जाता है सांबर झील में। ये भी आप ध्यान रखना, राजस्थान 2 ही सांबर साइट है, एक तो आपका केवला देव और दूसरा सांबर जयपुर है। ये भी आप ध्यान रखना, राइट। चलिए अगला देखते हैं। और एक ध्यान रखना, इसको जो केवला देव को जो पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था वो किया गया था 27 अगस्त 1981 को। ये भी आप ध्यान रखना, इसको 27 अगस्त 1981 को पक्षी घोषित किया गया था। चलिए मैं आपको एक बार दोबारा से और बता देता हूँ उसको। देखो, राष्ट्रीय जो पक्षी अभ्यारण्य है वो आपके भरतपुर जिले में है, राइट। अच्छा, भरतपुर जिले में अभ्यारण्य का नाम क्या है? केवला देव। केवला देव के नाम से उसको जाना जाता है, जिसको 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। और इसको ही रामसर कन्वेंशन या फिर रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान 2 रामसर साइट है, एक आपकी तो कौन सी पड़ जाती है? सांबर जयपुर पड़ जाता है, और एक आपका केवला देव पड़ जाता है। और भरतपुर में जो ये राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है केवला देव जो अभ्यारण्य, इसको 27 अगस्त 1981 को दर्जा दिया गया था अभ्यारण्य का, राष्ट्रीय अभ्यारण्य का इसको दर्जा दिया गया था 27 अगस्त 1981 को, राइट। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न आता है, कुरंजा पक्षी विहार स्थित है। देखो, कुरंजा पक्षी विहार स्थित है खींचड़ में, ओशिया में, नागौर में, पुष्कर में। बताइए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए प्यारे साथी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खींचड़। क्या होगा? खींचड़ गांव जोधपुर। कहाँ होगा? खींचड़ गांव जोधपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, जो कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है आपका? ये जोधपुर में पड़ता है खींचड़ गांव। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, राइट। चलिए देखो, मैं एक और बात बता दूँ, जो आपका कुरंजा जो पक्षी पाया जाता है ये आपका मेन तो आपका प्रमुख जो स्थल माना जाता है। देखो, प्रमुख जो स्थल माना जाता है वो खींचड़ गांव जोधपुर माना जाता है। भाई खींचड़ गांव में पाया जाता है, लेकिन आपके एक ताल छापर और वहाँ भी इसको देखने को मिलता है, यानी कि ताल छापर चूरू में भी इसको देखने को पाया जाता है। ताल छापर चूरू में भी इसको देखा जाता है इसी पक्षी को। और इसको कुछ पक्षी को ही फलौदी में भी देखा जाता है। कहाँ पर? फलौदी जोधपुर में भी इस पक्षी को देखा जाता है। और अगर देखा जाए तो ये पक्षी जो रियल में जो होता है ये रूस और यूक्रेन से ये विहार करने कह सकते हैं, यहाँ राजस्थान में आता है, राइट। चलिए, और देखो यही पक्षी आपका जो विरहनियों का, मारवाड़ में जो विरहनी होती है उनका संदेश वाहक इसको माना जाता है। विरहनियों का संदेश वाहक इसको माना जाता है। विरहनियों का संदेश वाहक, विरहनियों का संदेश वाहक इसको माना जाता है। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, कुरंजा जो पक्षी था ये आपके खींचड़ गांव जोधपुर में पाया जाता है, उसी के साथ आपके ये तालछापर चूरू में पाया जाता है और फलौदी में पाया जाता है। और इसी को विरहनियों का क्या पाया जाता है? संदेश वाहक भी इसको माना जाता है, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसे 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। बताइए, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर, कुंभलगढ़, या फिर जंतर मंतर। बताइए किसको किया गया था। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, विश्व धरोहर सूची में 2010 में शामिल किया गया था, वो किया गया था भाई अपने जंतर और मंत्र। किसको? जंतर मंत्र, जो कि आपकी एक वैधशाला के नाम से जानी जाती है, जो कि आपकी जयपुर में स्थित है।
किसके नाम जानी जाती है? जयपुर में स्थित है, जो कि आपकी एक वैधशाला के नाम से जानी जाती है। अगर इसका देखा जाए तो ये बनवाई किसने थी? तो ये बनवाई थी आपकी सवाई जय सिंह ने। किसने बनवाई? सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसको बनवाया था, ये भी आप ध्यान रखना। सवाई जय सिंह सेकंड ने इसको बनवाया था जयपुर में। और अगर आपसे पूछा है कि रियल डेट इसकी क्या थी, तो इसकी जो रियल डेट थी वो थी 1 अगस्त 2010 को इसको विरासत सूची में शामिल किया गया था। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही लॉजिकल प्रश्न, आप इसको याद रख सकते हो, राइट। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 12 नंबर का। चलिए 12 नंबर का प्रश्न आता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए, जो राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, भरतपुर में, जैसलमेर में, चूरू में। बताइए आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में स्थित है? तो प्यारे साथी, ये तो आपको पता ही होगा कि राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में, तो आप बता सकते हो सीधा ही, आपके जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर है? आपके जैसलमेर में स्थित है, राइट। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका, देखो और मैं बता दूं, आपके भरतपुर में केवड़ा देव है, चूरू में ताल छापर है, और आप उदयपुर में सज्जनगढ़, फुलवारी नाल वगैरह 2-3 अभ्यारण्य भी पाए जाते हैं, राइट। चलिए अब आपका क्वेश्चन आता है, निम्न में कौन सा अभ्यारण्य भरतपुर जिले में? देखो भरतपुर जिले में आपको, देखो आपका भरतपुर जिले में आता है वंद बारेठा, यानी कि वंद बारेठा भरतपुर में आता है, बाकी ताल छापर आपका चूरू में आता है, फुलवारी नाल आपका आता है उदयपुर में, और मरु उद्यान आपका आता है जैसलमेर में। कहाँ आता है? जैसलमेर में। अब देखो इनके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। एक बार देखो, ताल छापर चूरू में पाया जाता है भाई, ये आपके काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, काले हिरण कह सकते हैं इनको, या फिर कृष्ण मृग भी इनको बोला जाता है। काले हिरण या कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध कौन सा? ताल छापर चूरू और अभ्यारण्य है। फुलवारी की नाल उदयपुर में, जो कि बघेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप ध्यान रखना, बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में, जो कि मरु लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है, मरु लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध। आप ध्यान रखना, मरु लोमड़ी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो वो आपके जैसलमेर मरु उद्यान में पाई जाती है। और बंद बारेठ आपके जरखों के लिए प्रसिद्ध है। बंद बारेठ जो आपके जरखों के लिए प्रसिद्ध, कहाँ पर है? आपके भरतपुर में, जिसमें सर्वाधिक जरख और सर्प देखने को मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ताल छापर चूरू बनता है कि कृष्ण मृग कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो वो आपके चूरू मिलते हैं, ताल छापर में, राइट। चलिए, और आपकी फुलवारी नाल बघेरों के लिए प्रसिद्ध है, और आपको जैसलमेर मरु लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य राजस्थान किस जिले में? तो ये आपके उदयपुर जिले में, जो कि बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। बाकी भरतपुर में आप केवला देव है, और आपके जोधपुर में, और आपके धौलपुर में वन विहार है। कौन सा है? वन विहार, और शायद जोधपुर में कोई है ही नहीं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, कौन सा था? अगला प्रश्न आता है आपका 15 नंबर का। देखो 15 नंबर का प्रश्न है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है? ये आपको मैं बता चुका हूँ, ताल छापर। कौन सा? ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? चूरू में। जो काले हिरण है कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बांध बारेठा ये आपको पड़ता है भरतपुर में। कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर, जो कि आपके जरखों के लिए प्रसिद्ध है, जरखों के लिए प्रसिद्ध है। फुलवारी नाल आपको उदयपुर में पड़ता है, जो कि आपको किसके लिए प्रसिद्ध है? बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। गजनेर अभ्यारण्य आपको बीकानेर में पड़ता है, राइट। कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 16 नंबर प्रश्न है, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य राज्य के किस जिले में नहीं है, स्थित नहीं है? देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो टोडगढ़ जो अभ्यारण्य राजस्थान किस जिले में स्थित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, अजमेर में, भीलवाड़ा में, और आपके पाली में, राजस्थान। बताइए कौन सी जिले में स्थित नहीं है? तो ध्यान रखना, ये जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित नहीं है। कहाँ पर नहीं है? भीलवाड़ा जिले में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आपका हो जाएगा। देखो इस अभ्यारण्य का अगर आपसे देखो क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल आपसे पूछ जाए तो आप लगा सकते हो 475 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 475 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आप लगा सकते हो। और जो कि मुख्यतः रीछ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? रीछ के और गीदड़ के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसको ध्यान रखना, मुख्यतः तो आपके रीछ के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, गीदड़ और भी साथ में, इसको ध्यान रख लेना। और इस अभ्यारण्य को 1983 में इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 1983 में इसको अभ्यारण्य दर्जा दिया गया था, जो कि रीछ के लिए प्रसिद्ध है और 475 किलोमीटर इस क्षेत्र में फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, जो कि रावली टोडगढ़ आपको मुख्यतः तो अजमेर में पाया जाता है। अजमेर, पाली, राजसमंद तीनों की सीमा में फैला हुआ है, राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 17। देखो 17 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने? तो ध्यान रखना, देखो राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य वो कुल 26 है। कितने? 26।
अब वो 26 कौन कौन से, उनका नाम तो मैं देखो आपको यहाँ पे एक डिटेल में बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको उसके साथ साथ कुछ अन्य चीज़ और भी बताना चाहूँगा। देखो राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कुल 3। कितने? राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने? 3। 2 प्रस्तावित हैं और कितने? 3। देखो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, एक सेकंड। देखो राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कितने हैं? वो 3 है। कौन कौन से हैं? देखो एक तो आपका आता है सरिस्का। कौन सा आता है? सरिस्का। और एक आपका आता है मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर। नहीं, ये तो आपके देखो, ये तो आपके 2 ना प्रस्तावित है, ये आपके 2 प्रस्तावित, सरिस्का और मरु राष्ट्रीय उद्यान ये आपके प्रस्तावित है, राइट। मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर का ये आपके प्रस्तावित है, यानी कि ये आपके अभ्यारण्य प्रस्तावित है। ये आपके 2 प्रस्तावित, राइट। आपके 3 तो अभ्यारण्य देखो वो हैं राष्ट्रीय उद्यान, एक आपका रणथंभौर है, एक आपका केवलादेव है, और एक आपका कोटा में आ जाता है। कोटा वाला जो कि आपका कोटा में जो आपका कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स, या जिसे हम दर्रा अभ्यारण्य बोलते हैं, ये आपके राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाने जाते हैं। बाकी 2 सरिस्का और मरु राष्ट्रीय उद्यान ये प्रस्तावित, राइट। और राजस्थान में देखो, राजस्थान में 33 आखेट क्षेत्र है, 33 आखेट क्षेत्र है, ये भी आप ध्यान रखना। आखेट निषेध क्षेत्र, आखेट क्षेत्र निषेध क्षेत्र कितने राजस्थान में? 33, राइट। और जो कि देखा इसके अतिरिक्त राजस्थान में 5 जंतुआलय हैं, 5 जंतुआलय हैं। अब जंतुआलय कौन कौन से देखो वो आपको बता दूं कहाँ पे है। 5 देखो आपको फर्स्ट पड़ता है, वो आपको पड़ता है जयपुर में, सबसे पुराना भी जंतुआलय जयपुर में। दूसरा आपका पड़ता है जोधपुर में। तीसरा आपका पड़ता है कोटा में। एक पड़ता है आपका, चौथा पड़ता है आपका उदयपुर में। और आपका आखिरी जो वर्तमान बंद है 5वें नंबर का, वो पड़ता है बीकानेर। बीकानेर का वर्तमान में बंद भी है और बीकानेर में ही पड़ता है। 5 जंतुआलय राजस्थान में, राइट। और ध्यान देना कि राजस्थान में देखो, राजस्थान के अंतर्गत जो वर्तमान में देखा जाए राष्ट्रीय स्तर पर 102 राष्ट्रीय उद्यान है। 102 राष्ट्रीय स्तर पर 102 राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट। और राष्ट्रीय उद्यान, और आपसे पूछ जाएगा राज्य भारत में कुल कितने अभ्यारण्य, तो 515 भारत में अभ्यारण्य, ये भी आप ध्यान रखना, राइट। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ से क्या आएगा। अपना 18 नंबर का प्रश्न आता है कि घना पक्षी बिहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यह कहाँ का मुख्य आकर्षण है? बताइए, यह है किसका मुख्य, ये हो जाइए किसका मुख्य आकर्षण है? किसका, किस पक्षी का पूछा जा रहा है? कुरंजा का, गौड़ावन का, साइबेरियन क्रेन का, या फिर कोयल का? तो ध्यान रखना, जो घना पक्षी बिहार है यहाँ पर कहाँ पर? भरतपुर में, जो कि साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। जो कि पक्षियों का स्वर्ग भी माने के जाना जाता है, ये आप अच्छे से जान चुके हैं। चलिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 19 नंबर का प्रश्न क्या है कि घड़ियालों की प्रजाति के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? देखो घड़ियालों जो जो कैसे हैं प्रजाति जो संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध माना जाता है, वो बताइए। मरु राष्ट्रीय उद्यान, बंद बारेठा अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जवाहर सागर बंद विहार, बताइए। देखो जो प्रजाति कह सकते हैं हम, जो संरक्षण के लिए जो माना जाता है चंबल अभ्यारण्य को माना जाता है। किसके लिए जाया जाता है? घड़ियालों संरक्षण के लिए माना जाता है चंबल अभ्यारण्य, जो कि हम कहाँ पर है? कोटा में। कहाँ पर है? आपका कोटा में। और राष्ट्रीय उद्यान आप कैसे? मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में, बंद बाराट आपको भरतपुर में, और जवाहर सागर आपका ये भी कहाँ है? ये भी आपका कोटा के अंतर्गत आता है। इसको हम आसानी से समझ चुके हैं। वैसे जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य ये आपके अगर पूछ जाए तो राजस्थान, यूपी और एमपी की सीमा पर भी बना हुआ है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इससे शायद आपका भविष्य में कोई क्वेश्चन बन जाए। एकमात्र अभ्यारण्य जो कि 3 राज्यों की सीमा बनाता है वो आपका चंबल अभ्यारण्य, यूपी, एमपी और राजस्थान। राजस्थान, यूपी और एमपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और राजस्थान सीमा पर फैला हुआ है, राइट। चलिए अगला प्रश्न आता है, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति पाई प्रसिद्ध? बताओ मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? बताइए। जाट, जसनाती, चारण, विश्नोई। तो ध्यान रखना, जो मृग संरक्षण के लिए जो जाति प्रसिद्ध है वो आपकी विश्नोई जाति प्रसिद्ध है। कौन सी है? विश्नोई जाति आपकी प्रसिद्ध मानी जाती है, राइट। चलो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति मानी जाती है? आपकी विश्नोई जनजाति मानी जाती। चलो अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका आता है 21 नंबर का प्रश्न, राजस्थान राज्य के किस जिले में नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क स्थित है? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि किस जिले में राजस्थान का जो नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क स्थित, बताइए। जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, बताइए क्वेश्चन का इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैसलमेर में नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है आपका 22 नंबर का। अमृता देवी मिरग वन स्थित है। बताइए अमृता देवी जो मिरग वन है वो मथानिया, माउंट आबू, खेजड़ली, कालाना झील। बताइए ये पर कहाँ पर झील स्थित है। तो ध्यान रखना प्यारे साथी, जो अमृता देवी जो मिरग वन है वो आपका कहाँ पर है, खेजड़ली गांव जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में स्थित है। खेजड़ली गांव जोधपुर में स्थित है। और मथानिया जोधपुर में, ये कहाँ पर है, जोधपुर में। ये भी जो कि यहाँ की रेड मिर्च यानी कैसे लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना लाल मिर्च के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है मथानिया जोधपुर। माउंट आबू आपका जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। कालायन झील आपकी जोधपुर में, कालायन झील जोधपुर में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 आता है, संकटग्रस्त पादप के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। बताओ संकटग्रस्त जो पादप उनके नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। नीले आंकड़ों की पुस्तिका में, हरे आंकड़ों की पुस्तिका में, लाल आंकड़ों की पुस्तिका में, पीले रंग की आंकड़ों की पुस्तिका में। तो प्यारे साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो इनका जो किया जाता है वो किया जाता है लाल आंकड़ों की पुस्तिका में। किसमें किया जाता है, लाल आंकड़ों की पुस्तिका में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखो अब आपके जहन में क्वेश्चन बना होगा सर नीले आंकड़े, हरे आंकड़े और आखिर पीले आंकड़े क्या क्या काम आते हैं। देखो हरे आंकड़े की जो हम कह सकते हैं वो आते हैं, देखो आपके जो हरे जो आंकड़े होते हैं ना, ये वाली जो पुस्तक आप काम आती है, देखो एक मिनट, वो क्या काम आती है, हरे आंकड़े वाली पुस्तक। यह आपकी जो संकटग्रस्त जो ऐसी जातियां रहती हैं जिनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, यानी कि ऐसी जातियां जिन्हें बचा लिया गया जिनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, यानी कि कुछ जातियां ऐसी जिनको बचा तो लिया गया लेकिन अब उनकी संख्या वर्तमान में बढ़ाई जा रही है, उनके लिए काम आती है। और दूसरी बात आप पीले रंग की, यानी कि लुप्त जातियां जो कि कम होती जा रही हैं, यानी जो पीले रंग की जो लुप्त हो रही हैं, जो जातियां लुप्त कम हो रही है उनके लिए काम आ जाती है। और जो नीले आंकड़े की जो पुस्तक होती है ये क्या काम आती है, तो भाई ये काम आती है ऐसी जातियां जिनके विवरण में उपलब्ध नहीं है, कि जिनके कोई अभी तक डाटा ही नहीं है वर्तमान में, जिनका कोई अवशेष नहीं है, वो उनके लिए काम कर सूचीबद्ध करती है। बाकी संकटग्रस्त के लिए आपकी लाल आंकड़ों की पुस्तक काम आती है। राइट, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है आपका 24 नंबर का। राज्य में क्षेत्रफल दृष्टि सबसे बड़ा शिकार निषेध क्षेत्र। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राज्य में सबसे बड़ा शिकार क्षेत्र कौन सा है। बताइए रामदेवरा, कोटसर, या फिर गंगवाना, या फिर गुड़ा विश्नोई। तो ध्यान रखना प्यारे साथी, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो शिकार क्षेत्र माना जाता है वो कोटसर माना जाता है, जो कहाँ पर है, आपके चूरू में स्थित है। कहाँ पर है, आपके चूरू में स्थित है। और सबसे ज़्यादा बड़ा है चूरू में, जिसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो वो 7,900 यानी 7,000 कह सकते हैं 91 7,091 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और सबसे छोटा पूछा जाए, सबसे छोटा पूछा जाए तो आपका बूंदी माता है, कनक सागर ये आपका सबसे छोटा है। कौन सा, कनक सागर आपका बूंदी माता है, जो कि सबसे छोटा शिकार निषेध क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो 32 किलोमीटर, कितना है, 32 किलोमीटर है, जो कि कनक सागर के नाम से इसको जाना जाता है। और कोटसर आपका कहाँ पर है, कोटसर आपका जो कि चूरू में, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है 7,091 किलोमीटर, जो कि आपके चूरू में आता है, सबसे बड़ा भी है। राइट, चलिए अगला देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न। वह कौन से दो शिकार निषेध क्षेत्र है जहाँ राज्य पक्षी गौड़ावन बड़ी संख्या में विचरण करते हैं। बताइए दोहरी मन्ना कोली, लोहावट कनक सागर, सौरसन सौकालिया और सौरसन कनक सागर। बताइए राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा दो निकास क्षेत्र कौन से शिकार निषेध क्षेत्र जहाँ पर बड़ी संख्या में पक्षी गौड़ावन है जो विचरण करते हैं। तो प्यारे साथियों वो कौन से हैं, देखो वो आपके आते हैं सौकलिया और सौरसन। कौन से आते हैं, सौकलिया और सौरसन। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखो आपका जो सौरसेन और जो आपका सौकलिया है ये आपके कहाँ पढ़ते हैं, तो देखो जो आपका सौरसेन है ये तो आपको बारह में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, बारह में पड़ता है। और आपका सौकलिया आपका अजमेर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपका देखो कनक सागर आपका ये पड़ता है, ये आपका पड़ता है कनक सागर कहाँ पर पड़ता है, ये आपका पड़ता है भाई बूंदी में, कनक सागर। सौरसन आपको बारह में पड़ता है, कनक सागर आपको बूंदी में पड़ता है, लोहावट आपका झुंझुनू में पड़ता है, दोहरी मन्ना आपका जोधपुर में, कोली आपको बीकानेर में पड़ता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 26 नंबर का प्रश्न। कौन सा अभ्यारण्य केवल एक जिले में स्थित है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसा कौन सा अभ्यारण्य जो केवल एक ही जिले में स्थित है। देखो सबसे अच्छा प्रश्न है, बताइए कुंभलगढ़, सीता माता, दर्रा, शेरगढ़, अचरौली। बताइए कौन सा अभ्यारण्य जो कि एक ही जिले में स्थित है।
देखो कुंभलगढ़ जो का अभ्यारण्य है ये आपके 3 जिलों में फैला हुआ है। देखो पाली, राजसमंद और कुछ इसका हिस्सा अजमेर में आता है, राइट। सीता माता अभ्यारण्य आपका प्रतापगढ़ और ये आपका चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। दर्रे अभयारण्य आपका झालावाड़ और आपका कोटा में फैला हुआ है। तो आपको बचा कौन सा? अब आपको बचा शेरगढ़ अचरौली, ये आपका सिर्फ और सिर्फ 12 में ही फैला हुआ है, राइट। ये आपको कहाँ पर है? ये सिर्फ और सिर्फ आपके 12 जिले में स्थित है। अगर इसको देखा जाए तो इसकी जो भाई स्थापना जो की गई थी, अभी इसको दर्जा दे दिया गया 1983 में, इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। और इसका क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल कितना? तो भाई इसका 81.67 किलोमीटर के हिसाब से इसका क्षेत्रफल माना जाता है, 81.67 किलोमीटर। और इसका जो अभ्यारण्य जो मुख्य विशेषता वो ये कि ये इसे सांपों की शरण स्थली माना जाता है। क्या? सांपों की शरण स्थली के नाम से इसको, सांपों की शरण स्थली के नाम से इसको जाना जाता है, राइट। चलिए, और ध्यान रखना इस नदी से एक नदी और गुजरती है परवन, इस अभयारण्य से एक परवन नदी भी गुजरती है, ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी। अब देखो इसको थोड़े डिटेल से पढ़ते हैं तो इसको जानेंगे। देखो इस अभ्यारण्य को देखो 1983 में दर्जा दिया गया, क्षेत्रफल 81.67 किलोमीटर है। शेरगढ़ अचरौली जो कि 12 माना जाता है, केवल एक ही जिले में सांपों शरण के नाम से जाना जाता है, परवन नदी इससे गुजरती है, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर का प्रश्न। 27 प्रश्न, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हरे कबूतर राजस्थान किस जिले में पाए जाते हैं, बताइए। केला देवी, घना, ताल छापर, सरिस्का। तो देखो मैं आपको बता दूं, केला देवी आपका करौली में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? करौली में पड़ता है। घना आपको भरतपुर में पड़ता है। ताल छापर आपका चूरू में पड़ता है और सरिस्का आपका अलवर में पड़ता है। तो देखो अलवर में पड़ता है कि जो आपके हरे कबूतर पाए जाते हैं वो आपके सरिस्का में कहाँ पाए जाते हैं? सरिस्का में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ पर जो सरिस्का में लगभग 2 से प्रजाति के आपको पक्षी मिलते हैं, कम से कम 2 से प्रजातियाँ के पक्षी आपको पाए जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। जिसमें हरे कबूतर बहुत ही ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा मिलेंगे वो मिलेंगे राष्ट्रीय पक्षी मोर, मोर सर्वाधिक देखने को मिलेंगे, राइट। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 आता है कि राजस्थान राज्य में सर्वाधिक आर्किड की संख्या में किस निषेध, यानी कि जो आपके आर्किड निषेध क्षेत्र में सर्वाधिक किस संख्या में किस क्षेत्र में स्थित है? बताइए। जोधपुर में, अजमेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। बताइए राजस्थान राज्य में सर्वाधिक संख्या में आर्किड निषेध क्षेत्र स्थित हैं। तो प्यारा साथी ध्यान रखना, वो सर्वाधिक जो स्थित हैं वो आपके जोधपुर में स्थित है। कुल 7, कितने? जोधपुर में आपके 7 स्थित है। अब देखो उनके 7 के नाम सुना, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं एग्जाम में। 7 के क्षेत्र में देखो पहला आपका जो आता है वो आता है आपका गुड़ा विष्णुई। देखो मैं आप बड़ो आसानी से आपको लिखूँगा गुड़ा विष्णुई पहला। दूसरा आपका जो आएगा वो आपका आ जाएगा लोहावट। तीसरा जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा डेचू। चौथा जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा साथीन। पांचवा जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा डोली। छठा जो आपका आएगा वो आएगा आपका 6 नंबर का आएगा जंबेश्वर। और 7 नंबर का जो आपका आएगा वो आएगा फिटकनासी, फिटकनासी, ये आपका आएगा, राइट। देखो पहला आएगा आपका गुड़ा विष्णुई, दूसरा लोहावट, तीसरा डेंचू, साथीन, डोली, जंबेश्वर और फिटकनासी। ये आपके जो अभ्यारण्य पेड़ की कहते हैं आके निषेध क्षेत्र राजस्थान में सबसे अधिक 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए और देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, सबसे बड़ा जो माना जाता है वो आपको कोटसर माना जाता है। चूरू को कौन माना जाता है? कोटसर आपका चूरू में। और जिसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो 7051 में कितना है? 7051 में। और सबसे छोटा पूछा जाता है वो आपको कनक सागर कहाँ पर? बूंदी में। कनक सागर कहाँ पर है? बूंदी, जिसका 32 किलोमीटर क्षेत्रफल माना जाता। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 29। मारवाड़ में विरौनी को संदेशवाहक पक्षी माना जाता है। देखो ये आपको बता चुका हूँ कौन सा पक्षी, कुरंजा पक्षी मारवाड़ में विरौनियों का संदेशवाहक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर। देखो 30 नंबर प्रश्न है, पक्षी जीवन पर जो बेहद कार्य डॉक्टर शामिल अली ने किए वही वन्य जीवन के शिकार जीव बाघ संरक्षण के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित किया है। भरत सिंह ने, धर्म कुमार सिंह ने, कैलाश साकला ने, कैलाश नाथ त्रिवेदी ने। बताइए जो पक्षी जीवन पर जो बेहद कार्य डॉक्टर शामिल अली ने किए थे, ऐसा ही सेम करने वाले कौन थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया? तो भाई वो थे कैलाश साकला। कौन थे?
कैलाश सांकला। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। देखो कैलाश सांकला को देखो इनका जन्म हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए तो इनका भाई जन्म आपसे अगर पूछ भी लिया जाए तो इनका जोधपुर में जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। और देखो इनको पद्म श्री सम्मानित किया गया था 1972 में। कब किया गया था? पद्म श्री सम्मानित किया गया था उनको 1972 में। ये भी आप ध्यान रखना, 1972 में, ये भी आप ध्यान रखना। और इन्होंने बाघ परियोजना का आरंभ करवाया। देखो बाघ परियोजना का शुभारंभ किन्होंने करवाया? तो ध्यान रखना भाई, कैलाश सांकला ने करवाया। देखो हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। इनको जन्म जोधपुर में हुआ था, 1972 में पद्मश्री मिला था, और इनको बाघ परियोजना से इनको मतलब कह सकते हैं बाघ परियोजना का शुभारंभ करवाया था। और देखो इनको कहा जाता है, जो भारत में अगर विश्व में कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है विश्व में। ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। और इनकी 2 पुस्तक थी, जो मैं आपको देखो एक मिनट बता देता हूँ। इनकी 2 पुस्तक थी, कौन कौन सी थी? इनकी एक पुस्तक थी द टाइगर, एक जो पुस्तक थी इनकी थी द टाइगर थी, और दूसरी पुस्तक थी इनकी द रिटर्न ऑफ टाइगर, द रिटर्न ऑफ टाइगर, ये पुस्तक थी। ध्यान रखना, पहली पुस्तक थी द टाइगर, दूसरी थी द टाइगर रिटर्न ऑफ टाइगर। इनकी ये पुस्तक मानी जाती है। इनका जन्म जोधपुर में हुआ था, 1972 में सम्मानित किया था पद्मश्री से, बाघ परियोजना शुभारंभ किया था। विश्व में इनको टाइगर ऑफ मैन इंडिया का नाम जाना जाता है। 2 पुस्तक, टाइगर और द टाइगर रिटर्न ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, रामसर कन्वेंशनल द्वारा राजस्थान में नम भूमि घोषित हुआ है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में नम भूमि कौन कौन से घोषित हुए हैं, बताइए। सांबर झील, केवलादेव घना, केवल केवलादेव, केवल सामलदेव और केवल सरिस्का, बताइए। देखो राजस्थान में जो हम कह सकते हैं कि जो रामसर कन्वेंशनल द्वारा जो राजस्थान में नम भूमि जो घोषित हुए थे, वो आपका हुए थे कौन से? ऑप्शन नंबर ए यानी कि सांबर झील और केवलादेव। कौन से हुए थे? सांबर झील और केवलादेव। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। लेकिन देखो सबसे बड़ी जो बात इसमें ये आती है इनको कब किया गया था? देखो इनको 1975 के मध्य स्वीकृत किया गया था। इनकी 1975 में इनको स्वीकृत किया गया था कि 1975 में इनको किया जाएगा। लेकिन इनको 2010 में इनको अनुसार किया गया था, यानी 2010 में इनको किया गया था। ये भी आप ध्यान रखना, 1975 में स्वीकृत किया गया था और 2010 में इनको किया गया था रामसर साइट के अंतर्गत शामिल। चलिए अगला देखते हैं। अगला आता है आपका 32 नंबर का प्रश्न, केवलादेव घना किसके प्रयासों से पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। जो केवलादेव जो आपको भरतपुर में किसके प्रयासों से पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था? भरत सिंह, शामिल सिंह या फिर धर्म कुमार, कैलाश सांकला? तो ये किया गया था भाई शामिल सिंह के, डॉक्टर शामिल सिंह के प्रयास। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 33 नंबर का प्रश्न आता है आपको। देखो राज्य में गांगेसू स्तनपायी पाई जाता है। देखो आपका जो राजस्थान में गांगेसू जो स्तनपायी पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है बताइए? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में, जवाहर सागर अभ्यारण्य में, या फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। तो ध्यान रखना ये पाया जाता है आपका चंबल राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि आपके यूपी, एमपी और राजस्थान की सीमा पर पाया जाता है। देखो इस अभ्यारण्य में ना घड़ियालों के मध्य अलग देखा जाए तो इसमें देखो उदबिलाव भी पाए जाते हैं, उदबिलाव, जो कि आपको कोटा का शुभंकर भी इसको माना जाता है। और इसमें आपको देखने को मगरमच्छ भी मिलेंगे, इस अभ्यारण्य मगरमच्छ वगैरह भी देखने को मिलते हैं। चलिए और आपको देखो सरिस्का आपका अलवर में, जवाहर साहब कोटा में, रणथंभौर और आपका सवाई माधोपुर में अभ्यारण्य है। चलिए अगला देखते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन आता है, राज्य में कौन सा जंतुआलय सबसे पुराना? देखो मैं आपको बता चुका हूँ राज्य में कुल कितने 5 जंतुआलय हैं, जो कि आपको कहाँ पे एक तो देखो आपको जो संभाग है राजस्थान, 7 संभाग है राजस्थान के, जिनमें से एक तो भरतपुर में कुछ नहीं है, भरतपुर संभाग को आप काट दीजिएगा, और एक आप जोधपुर संभाग को अजमेर संभाग को काट दीजिएगा। इन 2 संभागों को काट दीजिए, इनमें कुछ नहीं, बाकी सभी संभागों में अंतर्गत आते हैं। तो देखो आपका बच्चा कौन सा? जयपुर संभाग में रह गया, उदयपुर में रह, बीकानेर में, जोधपुर में और आपका कोटा में भी रह गया। बस इन 5 संभागों में जंतुआलय सबसे पुराना आपका जयपुर का जंतुआलय आता है। बीकानेर का वर्तमान बंद पड़ा है। अगर जयपुर जंतुआलय सबसे बड़ा और सबसे पहला जो चिड़ियाघर था, इसकी स्थापना 1918-76 में की गई थी। कब की गई थी? 1876 में, महाराजा राम सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राम सिंह के द्वारा इसकी स्थापना
की गई थी, ये भी आप ध्यान रखना। तो राजस्थान सबसे पुराना जंतुआलय कौन सा है? जयपुर का 1876 में इसकी स्थापना की गई थी, राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है भाई? देखो मैं आपको बता दूं, जो जोधपुर में जो स्थापना, यानी कि जोधपुर में जो प्रसिद्ध जो जंतुआलय, इसकी अगर स्थापना आपसे पूछी जाए तो इसकी स्थापना 1936 में की गई थी, ध्यान रखना। और इसकी स्थापना की गई थी 1876 में। बस ये आप ध्यान रखना दोनों को, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन बन सकते हैं और तो क्वेश्चन बनते नहीं। ये राजस्थान सबसे बड़ा और सबसे पुराना, ध्यान रखना, सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है, राइट। चलिए अगला देखते हैं 35 नंबर का प्रश्न। राजस्थान कुल कितने जंतुआलय हैं? यानी कि जंतुआलय नहीं, ये जंतुआलय होना चाहिए था, जंतुआलय है ना। तो राजस्थान कुल कितने? 5 जंतुआलय आपको मैं बता चुका हूँ कौन कौन से। आपका एक तो अजमेर और भरतपुर संभाग को छोड़ दीजिएगा, बाकी आपके सारे संभाग, इन दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी 5 के 5 जो संभाग बचे वो आपके उदयपुर भी आ जाएगा, आपका जोधपुर भी आ जाएगा, आपका भरत नहीं, आपका कोटा आ जाएगा, आपका बीकानेर आ जाएगा, और आपका एक बचा जयपुर आ जाएगा, बाकी 2 को छोड़ दीजिएगा, राइट। चलो कौन सा जंतुआलय अपनी पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है? देखो आपकी जो पक्षीशाला उसके लिए प्रसिद्ध जंतुआलय माना जाता है वो आपको बताना बताइए, जयपुर का, जोधपुर का, बीकानेर का, उदयपुर का। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, जो अपनी कह सकते हैं हम जो पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है वो आपका जोधपुर का संग्रहालय जंतुआलय मान, जिसकी स्थापना 1936 को की गई थी। और इसकी स्थापना 1876 की कब की गई? 1876 को। इसकी स्थापना 1936 को। वर्तमान में ये बंद पड़ा है, वर्तमान में ये बंद पड़ा बीकानेर का, ये भी आप ध्यान रखना, राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 37। क्वेश्चन नंबर 37 आता है, वन्य जीवों का सबसे बड़ा शत्रु है? बाघ, मनुष्य, सरकारी कर्मचारी, सरकार? बताइए। जो आपके वन्य जीवों का सबसे बड़ा शत्रु होता है वो माना जाता है बाघ। किसे माना जाता है? बाघ को। अगर आप मनुष्य, सरकारी कर्मचारी लगा रहे हो तो आप गलत जा रहे हो, ध्यान रखना। सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाघ, राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 38। क्वेश्चन नंबर 38 रणथंभौर और रामगढ़ अभ्यारण्य को जोड़ने के लिए किसे आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया? बताइए, रणथंभौर और रामगढ़ जो अभ्यारण्य उसको जोड़ने के लिए किसे आरक्षित किया गया था? संथाल सागर, कनक सागर, कंबाल जी, सभी को? बताइए। तो ध्यान रखना भाई, उससे किया गया था कंबाल जी को। किसे किया गया था? कंबाल जी को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यानी कि रणथंभौर अभ्यारण्य, रामगढ़ जो विश्वविद्यालय अभ्यारण्य जो बूंदी में, उन दोनों को जोड़ने के लिए कंबाल जी को आरक्षित घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर का प्रश्न। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो भाई ये राष्ट्रीय उद्यान बताइए, प्रवासी या अभ्यारण्य पक्षियों के लिए, बाघ संरक्षण के लिए, बायो रिजर्व पार्क के लिए, या कैसे रिजर्व के लिए, या फिर कदम के वृक्षों के लिए? तो ध्यान रखना भाई, जो राजस्थान में जो कह सकते हैं हम केवलादेव उद्यान वो प्रवासी या प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बाकी बाघ के लिए आपकी रणथंभौर प्रसिद्ध है, बायो रिजर्व पार्क के लिए आपका जैसलमेर का प्रसिद्ध है, और कदम के वृक्षों के लिए आपके दक्षिण राजस्थान के सभी जिले हैं, राइट। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, प्रोजेक्ट वस्टर्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? बताइए, प्रोजेक्ट वस्टर्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश? बताइए। तो ध्यान रखना, वो पहला जो राज्य था वो आपका राजस्थान ही था। कौन सा था? राजस्थान था। कब किया था? वो किया था भाई आपको 5 जून 2003 को। 5 जून 2003 को, ये भी आप ध्यान रखना, 5 जून 2003 को इसको किया गया था। देखो आज मैंने आपको कुल जो डेट बताई ना, वो मैंने आपको 3 डेट बताई हैं। देखो 3 डेट अब कौन कौन सी बताई हैं ये आपको याद रखनी होंगी। 3 डेट मैंने आपको बता चुका हूँ। अब वो डेट है कौन कौन सी हैं वो आप बताइए। देखो एक तो पहली डेट आपको आती है जो आपके स्मृति वन थे, स्मृति वन थे, इनका लोकार्पण किया गया था 10 दिसंबर 2007 को, राइट। और एक मैंने बताया था आपको जो हरित राजस्थान कार्यक्रम है, यानी कि हरित राजस्थान कार्यक्रम, इसका जो कह सकते हैं हम लोकार्पण किया वो गया 18 जून 2009 को। देखो ये दो तीन डेट है, ये इंपॉर्टेंट है आज की। जो राजस्थान जो बस्टर लॉन्च करना पहला देश जो 5 जून 2003 की थी। स्मृति वन कह सकते हैं या फिर हम कपूरचंद पुलिस वन कह सकते हैं, इनकी स्थापना 10 दिसंबर 2007 को, और हरित राजस्थान कार्यक्रम की स्थापना 18 जून 2009 को की गई थी। देखो बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये, आपके एग्जाम की दृष्टि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पता नहीं एग्जाम में कब ये सामने सामने हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। और ध्यान रखना, ये जो की गई थी राष्ट्रीय उद्यान में आपको जैसलमेर, उसमें किया गया था इसका स्थापना। कहाँ पर की गई थी? ये आपकी स्थापना जैसलमेर में की गई थी। राष्ट्रीय उद्यान जो जैसलमेर है उसमें इसकी स्थापना की गई थी, राजस्थान के अंदर की जैसलमेर में, ठीक। चलिए 41 नंबर का प्रश्न आते हैं। देखो 41 नंबर प्रश्न है,
कि राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? 5 जून को, 5 जुलाई को, 5 अगस्त, 5 सितंबर। बताइए जो राजस्थान सरकार द्वारा जो राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो कब किया जाता है? तो प्यार साथी वो किया जाता है 5 जून को। कब किया जाता है? 5 जून को। और 5 ही जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना, विश्व पर्यावरण दिवस। और उसी दिन आपको राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण सुरक्षा जो पुरस्कार वो भी दिया जाता है, और जो कि आपके 2012 से कंटिन्यू दिया जा रहा। राइट, चलिए आगे देखते हैं, जिसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ये भी आप ध्यान रखना, 5 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और आपका आज का जो प्रश्न है वो आता है आपका 42 नंबर का। जनता वन प्रदेश योजना। देखो जनता वन योजना प्रदेश में शुरू हुई थी। बताइए जो जनता वन योजना राजस्थान में कब शुरू की गई थी? देखो 21 जनवरी 1996 को, 21 जनवरी 1992 को, 21 मार्च 1996 को, या फिर 21 मार्च 1992 को। तो प्यारे साथियों ये की गई थी राजस्थान के अंदर 21 मार्च 1996 को। कब की गई थी? 21 मार्च 1996 को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये जो भारत में जो सर्वप्रथम की गई थी ये हरियाणा राज्य से करी गई थी। हरियाणा राज्य से करी गई थी। कब की गई? 21 मार्च 1996 को हरियाणा मार्च में करी गई थी। ध्यान रखना 21 मार्च को हरियाणा के गांव से शुरू की गई थी, और राजस्थान में भी इसको 21 मार्च 1996 को ही लागू किया गया था। ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आज का 43 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखो क्वेश्चन आता है, राजस्थान सरकार ने मुकुंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? बताइए राजस्थान सरकार ने जो मुकुंदरा हिल्स को कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? 9 जनवरी 2012 को, 19 जनवरी 2012 को, 26 जनवरी 1912 को, या फिर 30 जनवरी 1912 को। तो प्यार साथी इसे किया गया था 9 जनवरी 2012 को श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा। मुख्यमंत्री उस समय हमारी वसुंधरा राजे थी। 9 जनवरी 2012 को इसको किया गया था, और इसको जो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। किसका? तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। पहला आपका आता है रणथंभौर का, दूसरा आपका केवलादेव, और तीसरा आपका यही आता है। चलिए जो कि मुकुंदरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चलिए आज का आपका 44 नंबर का प्रश्न देखते हैं, जो आपका सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। बताइए 30 जून 2014 को बीकानेर में हुई कैबिनेट बैठक में किस पशु को राज्य के पशु घोषित किया गया? बताइए घोड़ा को, ऊँट को, हिरन को, लोमड़ी को। तो भाई वो किया गया था आपके ऊँट को। कब किया गया था? 30 जून 2014 को। ये भी आप ध्यान रखना, ऊँट को राष्ट्रीय पक्षी, सॉरी हम कह सकते हैं ये जो राज्य के पशु के नाम से घोषित किया गया था ऊँट को। ये भी आप ध्यान रखिएगा। कब किया गया था? 30 जून 2014 को कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उस समय इसको किया गया था। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी प्रश्न। लेकिन उससे पहले प्यार से अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से जीके को पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही एनालिसिस के साथ आपको एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझाया जा रहा है, और आपको साथ में मैथ को पढ़ाया जा रहा है। और अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो आपको देखो इस पर साइकोलॉजी और हिंदी की टेस्ट सीरीज बहुत ही जल्दी आपको अपलोड करवा दी जाएंगी, प्रोवाइड करवा देंगे, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो प्यारे साथियों जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आज की वीडियो पर 50 लाइक होने चाहिए। 50 लाइक आज की वीडियो पर होने चाहिए, वाकई आप देख लीजिएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। आज का आखिरी प्रश्न आता है, प्रदेश के पहले बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ का लोकार्पण कब किया गया था? बताइए जो प्रदेश का पहला लॉजिकल जो पार्क था उसका लोकार्पण कब किया गया था? 12 अप्रैल 2015 को, 13 अप्रैल 2015, 14 अप्रैल 2015, 15 अप्रैल 2015। तो ध्यान रखना इसका किया गया था 12 अप्रैल 2015 को। 12 अप्रैल 2015 को कहाँ किया गया था? ये आपका उदयपुर में किया गया था। तो प्यारे साथियों ये आपके आज हमने 45 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। कल का जो हमारा टॉपिक होगा, कल का हमारा टॉपिक इससे अगला होगा, जिसमें हमारा इसकी हम दूसरे भाग को पढ़ेंगे, यानी कि इसी के हम दूसरे पार्ट को पढ़ने वाले हैं। और फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रमुख जल संसाधन। क्या होगा? प्रमुख जल संसाधन से हम टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो प्यारे साथियों मिलते हैं कि जल्दी और वीडियो में, तब तक दोस्त जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।